वेलकम ऑल ऑफ यू मेरे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे झारखंड के छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था भाग एक वीडियो में फनी मुकुट राय के बारे में, प्रताप राय, भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, प्रतापकर्ण और छत्रकर्ण के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो ये वीडियो हो जाता है छोटा नागपुर खास नागवंश का भाग 2। अब देखेंगे आगे क्या हुआ छोटा नागपुर खास में। आइए एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अकबर शासन काल में क्या हुआ, छोटा नागपुर खास के नागवंश में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा उसे देखेंगे। उसके बाद में जहांगीर शासनकाल, शाहजहां शासनकाल, औरंगजेब शासनकाल और आखिर में देखेंगे उत्तर मुगल कालीन में। आइए सबसे पहले देखते हैं अकबर शासनकाल में। अकबर शासनकाल में झारखंड को खुखरा या कोकरा के नाम से जाना जाता था और सर्वप्रथम मुगल काल में देखा जाए तो अकबर के शासनकाल में ही झारखंड की ओर ध्यान गया। और ये क्यों गया ध्यान, तो देखिए इसके 3 कारण हो जाते हैं। पहला, युद्ध क्षेत्र के कारण, दूसरा साम्राज्य विस्तार के कारण और तीसरा हो जाता है आर्थिक कारण। तो आइए आगे जानते हैं इसे डिटेल से। तो देखिए इसमें पहला कारण हो जाता है युद्ध क्षेत्र का कारण। अकबर के पिता हुमायूं के विरुद्ध जब शेर खान ने लड़ाई लड़ी थी तो खुखरा क्षेत्र का काफी इस्तेमाल किया था। दूसरा देखिए अकबर के विरुद्ध जब अफगानों ने लड़ाई लड़ी थी तो अफगानों ने भी खुखरा क्षेत्र का काफी इस्तेमाल किया था। दूसरा हो जाता है साम्राज्य विस्तार के कारण। तो देखिए अकबर एक विस्तारवादी शासक था जिसकी वजह से वह अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था और जिसके कारण ही झारखंड को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। और तीसरा कारण हो जाता है आर्थिक कारण। तो देखिए ये जो आर्थिक कारण है इसमें पता चला अकबर को कि शंख नदी में हीरे की प्राप्ति होती है, शंख नदी में हीरे की प्राप्ति होती है जिसे अकबर पाना चाहते थे, इस हीरे को भी, जो कि ये आर्थिक कारण बन गया। तो इन तीनों पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन बन के चले आ सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अगला हो जाता है जहांगीर शासनकाल। तो देखिए जहांगीर शासनकाल में भी झारखंड को खुखरा या कोकरा के नाम से ही जाना जाता था और इस वक्त थे दुर्जन साल नागवंशी राजा। आगे आप देखिएगा तो ये जहांगीर की आत्मकथा से पता चलता है, जो है तुजुक ए जहांगीरी। इससे पता चलता है कि शंख नदी में हीरे मिलते थे और हीरे किस प्रकार से प्राप्त किए जाते थे इसका वर्णन तुजुक ए जहांगीरी में दिया गया है, जिसकी वजह से जहांगीर कोकरा के हीरों के खानों पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नागवंशी राजा हो जाते हैं दुर्जन साल। तो देखिए दुर्जन साल को बंदी बना लिया जाता है, तो इसका कारण क्या था इसे भी जान लेते हैं। देखिए दुर्जन साल जैसे ही राजगद्दी पर बैठा तो वैसे ही उन्होंने मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया और टैक्स देना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से जहांगीर ने इब्राहिम खां को भेजा दुर्जन साल को बंदी बनाने के लिए और इब्राहिम खां इसमें सफल भी रहा और 12 वर्ष के लिए ग्वालियर का किला में दुर्जन साल को बंदी बनाकर रखा गया। अब आगे देखिएगा ग्वालियर के किले से किस प्रकार से मुक्ति पाई दुर्जन साल ने। तो इसका भी कारण देख लीजिएगा, जब हीरो के खानों पर अधिकार हो गया जहांगीर का तब असली और नकली हीरे पहचान करने का समय आ गया और दुर्जन साल को इसकी समझ अच्छी तरीके से थी और उन्होंने असली हीरे की पहचान कर ली, जिसके कारण से जहांगीर खुश हो गया और उसे शाह की पदवी दे दी और उसे अपना पुराना राज लौटा दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर टैक्स भी घोषित कर दिया, मतलब 6,000 रुपये सालाना कर लगेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। अगला हो जाता है शाहजहां शासन काल में। देखिए शाहजहां शासन काल में भी देखिए नागवंशी राजा हो जाते हैं दुर्जन साल। जब उन्हें अपना राज्य सौंप दिया गया था तब दुर्जन साल वापस अपना छोटा नागपुर खास राज आ गए थे और उन्होंने खुखरा से बदलकर अपनी राजधानी दोईसा को बनाया। इसका कारण भी जान लेते हैं। तो देखिए कोई भी स्थान 4 क्षेत्रों से घिरा हुआ रहता है। यहाँ दोईसा भी देखिए 3 और पहाड़ी क्षेत्र से घिरा था और एक और दक्षिणी कोयल नदी से घिरा था, जिसकी वजह से दुर्जन को लगा यह दोईसा बहुत ही सुरक्षित स्थान है और इसी कारण से खुखरा से राजधानी का परिवर्तन करके दोईसा ले गया। और आगे चलकर देखिए दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ नामक राजप्रासाद भी बनाया, मतलब किला बनाया। झरोखा दर्शन का भी निर्माण किया। तो आप इन पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हो जाता है औरंगजेब शासनकाल। औरंगजेब शासनकाल में 2 नागवंशी राजाओं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला हो जाता है रघुनाथ शाह और दूसरा हो जाता है राम शाह, और ये दोनों दोनों औरंगजेब के समकालीन भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं यहाँ पर रघुनाथ शाह का। देखिए इनका स्वभाव कैसा था, तो ये धार्मिक और दानी प्रवृत्ति के थे रघुनाथ शाह और इनके धर्मगुरु हो जाते हैं हरिनाथ। वैसे तो अगर कहा जाए रघुनाथ शाह का शासनकाल शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर भी 2 आक्रमण हुए रघुनाथ शाह के शासनकाल में। पहला आक्रमण हो जाता है मुगल आक्रमण
और दूसरा हो जाता है मेदिनी राय का आक्रमण, जो कि एक चेरो शासक था। और यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किस आक्रमण से हुआ, तो ये मेदिनी राय के आक्रमण से हुआ था। मतलब सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है मेदिनी राय का आक्रमण, जो कि एक चेरो शासक था। अगला देखते हैं राम शाह को। तो देखिए इनका स्वभाव कैसा था, तो इनका स्वभाव था आक्रामक प्रवृत्ति का। जहां पर देखिएगा रघुनाथ शाह का स्वभाव था धार्मिक एवं दानी, तो राम शाह का स्वभाव था आक्रामक प्रवृत्ति का। लेकिन फिर भी मुगल शासक औरंगजेब से इनके संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण थे। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, राम शाह ने रीवा, सिंहभूम और पलामू क्षेत्र में भी आक्रमण किया था और आगे चलकर यहाँ पर वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। आइए अब आखिरी में देखते हैं उत्तर मुगल कालीन में। तो देखिए उत्तर मुगल कालीन के समय में नागवंशी राजा हो जाते हैं यदुनाथ शाह। कौन हो जाते हैं? यदुनाथ शाह, जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समकालीन हो जाते हैं। आगे देखिएगा यदुनाथ शाह ने राजधानी को दोईसा से पालकोट ले गए। कहाँ ले गए? दोईसा से पालकोट ले गए। तो इसका कारण क्या था? देखिए दोईसा तो देखिए चारों ओर से सुरक्षित स्थान था, लेकिन फिर भी दोईसा पर आक्रमण हो गया। हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि दोईसा 3 ओर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा था और एक ओर दक्षिणी कोयल नदी से घिरा था, लेकिन फिर भी क्या हो गया? दोईसा में सर्वबुलंद खां का आक्रमण हो गया, जिसकी वजह से युद्धनाथ शाह को लगा अब यह एक असुरक्षित स्थान हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने दोईसा से पालकोट ले गया राजधानी को। अब आगे देखिएगा यदुनाथ शाह के बाद में अगले नागवंशी राजा हो जाते हैं शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, श्याम सुंदर नाथ शाह। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा श्याम सुंदर नाथ शाह के शासनकाल में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो यहाँ पर देखिएगा पहला हो जाता है श्याम सुंदर नाथ शाह के समय में ही मराठों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ छोटा नागपुर खास में। और दूसरा पॉइंट हो जाता है मराठों के आक्रमण के चलते ही मुगल का प्रभाव भी अंत हो गया। अब ये इन दोनों पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। आइए अब आखिरी में मैं आपको बता देना चाहूंगा नागवंशीय राजधानियों को। यहाँ पर आपने देखा नागवंशीय राजधानियों को अभी तक के वीडियो में पहला हो जाता है सुतियांबे, उसके बाद चुटिया, खुखुरा, दोईसा और पालकोट। मैंने दोनों वीडियो में टोटल 5 यहाँ देख रहे हैं अब राजधानी, इनसे मैंने कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं भाग 1 वाले वीडियो में भी। देखिए सुतियांबे किसकी राजधानी थी? ये हो जाता है फन्नी मुकुट राय का, चुटिया प्रताप राय का, खुखुरा भीमकन का, दोईसा दूजन साल का, पालकोट यदुनाथ शाह का। तो यहाँ पर देखिए टोटल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 5 राजधानी। तो देखिए 2 और हो जाते हैं। छठा नंबर पर देखिए पालकोट भौंरो हो जाता है और 7वां नंबर पर हो जाता है रातूगढ़। तो देखिए पालकोट भौंरो को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये हो जाते हैं जगन्नाथ सहदेव, और रातूगढ़ के लिए प्रताप उदयनाथ सहदेव हो जाते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर सुतियांबे हो जाता है पहला राजधानी जिसे फनी मुकुट राय ने बनाई थी, और आखिरी हो जाता है रातूगढ़ जिसे प्रताप राय उदयनाथ सहदेव ने बनाई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे ऑल।